हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसके जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेली लाइफ में ये चैप्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है। अगर मेरे पास में एक गर्म चाय की प्याली है और मैं उसे अपने हाथ पे रखती हूँ तो मुझे बहुत तेज गर्म फील होता है। वहीं अगर मैंने अपनी हथेली पे एक आइस क्यूब को रखा हुआ है तो मुझे ठंडा फील होता है। इसके पीछे का कारण है, जब हम गर्म चाय की प्याली को हथेली पे रखते हैं तो चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है और मेरी हथेली का टेम्परेचर कम है, और जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो चाय की प्याली से हीट मेरे हथेली की तरफ ट्रांसफर होगी, और क्योंकि मेरी हथेली में हीट आ रही है इसलिए मुझे गर्म फील हो रहा है। अब जैसे ही हमने आइस क्यूब को हमारे पाम पे रखा तो आइस क्यूब का टेम्परेचर कम है और मेरी हथेली का टेम्परेचर ज्यादा है। अगेन हीट की टेंडेंसी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होना, तो वो मेरी हथेली से ट्रांसफर होगी आइस क्यूब की तरफ। अब क्योंकि मेरी हथेली से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए मेरी हथेली ठंडा फील करती है। यही सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से थर्मल प्रॉपर्टीज हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में हम इसको प्रैक्टिकली कहाँ देख सकते हैं उसको एक बार समझते हैं। जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको जब बिछाया जाता है तो उनके बीच में एक गैप छोड़ा जाता है। जैसे हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक रेलवे ट्रैक है और इसके बीच में यहाँ पे एक हल्का सा गैप हम लोगों ने छोड़ रखा है। इसके पीछे का क्या कारण है? जब 19th सेंचुरी में रेलवे ट्रैक्स बने थे तो रेलवे ट्रैक्स को बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा बिछा दिया था। जब कंटिन्यूएशन में उनको सीधा बिछा दिया तो विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं आई, वो बहुत आराम से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समर्स आए वो जो रेलवे ट्रैक्स थे या तो वो बैंड होना स्टार्ट हो गए या फिर वो उखड़ना स्टार्ट हो गए, और उसकी वजह से बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी हुए। जब ये सारे मिसहैप्स हुए तो वहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाई गई कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स बैंड हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जब इसके पीछे को स्टडी किया गया तो पता चला कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये जो सॉलिड आयरन हम लोगों ने ले रखा है, इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इसको हीट किया जाए तो ये एक्सपेंड होता है। तो जो रेलवे ट्रैक बिछाए थे उसमें भी लोहे का यूज हुआ था। लोहा जब समर्स आए तो हीटअप होने की वजह से एक्सपैंड कर गया। अब क्योंकि हमने कंटिन्यूएशन में वो लाइन बिछा रखी थी तो वहां पे कोई जगह नहीं थी उसको एक्सपेंड होने के लिए, तो उसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक्स बैंड हुए या फिर उखड़ गए। जब हमें ये चीज पता चल गई तो हमने फिर उन रेलवे ट्रैक्स के बीच में यहाँ पे गैप रखना स्टार्ट कर दिया। अब ये गैप कैसे काम आता है? जब विंटर्स है, आयरन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रही है ट्रेन वगैरह। अब जब समर्स आएंगे तो समर्स के टाइम में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के लिए इनको स्पेस चाहिए। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्पेस छोड़ रखी है, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंशन इस स्पेस में हो जाता है और कोई भी मिसहैप नहीं होता। तो आप देखिए, जब हम थ्योरेटिकली किन्हीं चीज को पढ़ते हैं तो उस थ्योरेटिकल चीज को पढ़ने के बाद में हम उसको हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा है कि जो पावर लाइंस होती है वो पावर लाइंस विंटर्स के केस में बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हम लोगों को दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है ये यहाँ पे ऐसे लटक जाती हैं। इसका भी कारण थर्मल एक्सपेंशन ही है। समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सॉलिड्स का एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन अब क्योंकि वो उस जगह तो फिक्स है तो इसलिए वो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गई। तो दीज आर सम डे टू डे लाइफ फिनोमेना जहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशन को देख सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में भी होगा, लिक्विड्स में भी होगा, गैसेज में भी होगा, और उसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
देखो, ये हमने एक्सपेंशन की बात करी। इसके बाद जैसे थर्मोमीटर्स हम बनाते हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए, वहां पे भी थर्मल एक्सपेंशन का यूज किया जाता है। देन बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती है जो इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह जो होती हैं उनके अंदर यूज आती है। फायर अलार्म्स में इनका यूज किया जाता है। सो दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। देन इसी चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट का। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो वाटर है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये बहुत धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है और बहुत धीरे धीरे ही ये हीट को वापस रिलीज भी करता है। अब क्योंकि इसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम इसको एज अ कूलेंट यूज कर सकते हैं। भाई जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं वहां पे कूलेंट्स का यूज किया जाता है। तो वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करके एज अ कूलेंट वहां पे काम करेगा। दूसरी तरफ क्योंकि ये ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होता है, तो उस केस में इसको हम हॉट वाटर बैग्स में भी यूज करते हैं। तो हॉट वाटर बैग में गर्म पानी भर दिया, अब काफी लंबे टाइम तक वो गर्म पानी चलता रहेगा और वो जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो स्पेसिफिक हीट वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ के कुछ इस तरीके से हम इसका डेली लाइफ में यूज देखते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो रेडिएशन वाला फिनोमिना है वो हम माइक्रोवेव वगैरह में यूज कर लेते हैं, सोलर हीटर जो बनते हैं वहां पे यूज होता है। देन कन्वेक्शन का जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रिक कैटल्स जो बनाई जाती है वहां पे पानी को गर्म करने में यूज आता है। जो इलेक्ट्रिक रोड बनाते हैं जिससे पानी गर्म करते हैं वहां पे हम कन्वेक्शन फिनोमिना का यूज करते हैं। बॉयलर्स में, एयर कंडीशनर्स में, रूम वेंटिलेटर्स में, इन सब में कन्वेक्शन यूज होता है। कंडक्शन के फिनोमिना को पढ़ के जो भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स है उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाना है वो हम देखते हैं। हमें पता है जैसे एल्यूमिनियम है वो बहुत जल्दी कंडक्ट करता है हीट को, तो उसके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, आयरन के बनाए जाते हैं, स्टील के बनाए जाते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिनको देख के हमें क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये फिनोमिना ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण भी हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के पता कर सकते हैं। जैसे हमारा फिनोमिना होता है कि जो कोस्टल एरियाज है वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। जो भी समुद्र वाले एरियाज हैं वहां पे ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है। तो उसके पीछे का कारण थर्मल प्रॉपर्टीज से मिल जाता है हमें। देन रात के टाइम में हवाएं कैसे चलेगी, दिन के टाइम में हवाएं कैसे चलेगी, बारिश के पीछे के कुछ फिनोमिनाज हैं। तो ये सब चीजों के जो आंसर्स हैं, जो नेचर में ये नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उनके आंसर भी हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ के पता कर सकते हैं। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है हीट। हीट को समझने से पहले देखो, जब भी कोई भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि पहले कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करे और कोई थ्योरी दी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, टाइम आगे बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, उस हिसाब से बहुत सारी थ्योरी में इम्प्रूवमेंट भी होते हैं। सेम केस है हमारा हीट के साथ भी। हीट में पुराने टाइम पे जो 1700 वाला टाइम था, उस टाइम पे हम मानते थे कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट को। अब कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट का मतलब क्या है? पुराने जमाने में ये माना जाता था कि हीट क्या है, एक इनविजिबल फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब इधर इट इज लिक्विड और इट इज गैसियस इन द गैसियस फॉर्म, लेकिन ये इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता। अगर ये लिक्विड और गैस है इसका मतलब ये एक मैटर है, और जो भी मैटर होता है उसका कुछ मास होता है। तो पुराने जमाने में इसको हीट को कैलोरिक नाम दिया जाता था, और कैलोरिक का मतलब है एक इनविजिबल फ्लूइड। और बोला जाता था कि हायर टेम्परेचर जिस भी बॉडी का होगा वहां से ये कैलोरिक ट्रांसफर होता है लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे। तो जो भी हायर टेम्परेचर पे होगी वो कैलोरिक को ट्रांसफर कर देगा लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे। ऐसा कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट कहती थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, एक अमेरिकन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन थॉमसन। उनको अब रमफोर्ड के नाम से आगे एड्रेस करूंगी मैं उनको।
तो जो ये रमफोर्ड है ये मिलिट्री में काम करते थे और इनका जो मिलिट्री में वर्क था दैट वाज टू सुपरवाइज दी कैनन्स, मतलब उस टाइम में तोप वगैरह चलती थी तो उनके सुपरविजन का काम था। तो एक बार रमफोर्ड ने ऐसा नोटिस किया कि वहाँ पे एक कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ड्रिल किया जा रहा है किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से, और जो ड्रिलिंग हो रही थी उस सिलेंडर की उसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि उसके ऊपर जब पानी डाला गया उसको ठंडा करने के लिए तो वो पानी का पूरा पानी इवोपरेट हो गया, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे रिलीज हो रहा था। तो रमफोर्ड ने सोचा कि आखिर ये हीट आ कहाँ से रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, बट ये तो कैलोरिक थ्योरी जो हम हीट की बोलते हैं उसके तो अगेंस्ट है, क्योंकि कैलोरिक थ्योरी तो कहती है कि हीट एक इनविजिबल फ्लूइड है जो किसी हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से किसी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन में है सिलेंडर के साथ में, वो उसको ड्रिल कर रहा है और उसकी वजह से इतनी तेज हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो जब रमफोर्ड ने ये कॉन्ट्राडिक्टरी फिनोमेना देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक बैरल था, बैरल के अंदर उन्होंने बहुत सारा पानी भरा और उसको जो हॉर्सेस थे उनके साथ बांध के उसको रोटेट करवाया। जब उन्होंने रोटेट करवाया तो देखा जो पानी के अंदर सिलेंडर है वो भी रोटेट हो रहा है और उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अब पानी का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन उस कैनन के मास में कोई भी फर्क नहीं आ रहा था, मतलब टेम्परेचर इज रेजिंग बट देयर इज नो चेंज इन द मास। जबकि कैलोरिक थ्योरी कहती है कि हीट जब कहीं आएगी तो आते टाइम वो उस इनविजिबल फ्लूइड को लेकर आएगी, अगर फ्लूइड आएगा इसका मतलब मास इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ तो मास में कोई चेंज नहीं है, मास जो पहले था वही अभी तक भी है। तो फिर यहाँ से रमफोर्ड ने ये बोला कि भाई जो हम इसको हीट को कैलोरिक का नाम दे रखा है, जो हम हीट को एक इनविजिबल फ्लूइड मतलब या फिर एक मैटर मान के चल रहे हैं, वो थ्योरी हमारे यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो घोड़े उसको घुमा रहे थे उतना ही वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा था, हीट इंक्रीज पे इंक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, बट मास में कोई चेंज नहीं था। इसका मतलब हीट का जो प्रोडक्शन है वो किसी इनविजिबल फ्लूइड की वजह से ना होके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन की वजह से हो रहा है। तो आज की डेट में जो हम हीट की थ्योरी पढ़ते हैं दैट इज द डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट कहती है कि हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। और एटम्स का नेचर होता है कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इनका मूवमेंट मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, गैसेज हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड है तो थोड़ी सी कम हो गई, सॉलिड है तो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है उनके पास मूव करने के लिए। तो जो भी ये एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है। और ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, इसी टोटल काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है हीट। तो इन शॉर्ट हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है। और अगेन हीट अभी भी ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रही है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। और क्योंकि ये एक इंटरनल एनर्जी का पार्ट है तो हम कहते हैं हीट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वहां से हम हीट की 3 डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास में यहाँ पे है, इट इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ बॉडी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ऑल दीज मोशंस। दूसरी हम इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, it is a part of internal energy which is transferred from one body to another due to the temperature difference between the two bodies। तो ये part of internal energy हो गया।
अब लास्ट में जो एक बहुत ही सिंपल और क्रिस्प सी हम इसकी डेफिनेशन देते हैं वो क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो बहुत ही सिंपली हम लोग हीट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब हीट की डेफिनेशन हो गई, इसका मतलब अब हमें ऐसा यूनिट पे आ जाना चाहिए। देखो अभी अभी मैंने कहा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एक हीट एनर्जी है और हमें पता है एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जूल होती है। तो अगर हीट एनर्जी भी हम लेंगे तो हीट एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। हीट एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, इसकी जीएस यूनिट जो है दैट इज कैलोरी। अब हम 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास में 1 ग्राम ऑफ वाटर है, उस 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो जितना हीट हमने उसको दिया है दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कैलोरी। कन्वर्जन करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। हम लोग इसका कन्वर्जन भी बहुत इजीली 4.2 कैलोरीज बोल देते हैं, 1 जूल इज इक्वल्स टू, तो बहुत आराम से ये हो जाता है। देन देयर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। अब ये कहाँ है, जो ये हमने 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस मतलब ये कि स्पेसिफिक टेम्परेचर ले रखा है उसको डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। अब इसको समझने के लिए जो जूल नाम के साइंटिस्ट है वो गए एल्प्स माउंटेन्स पे, एल्प्स नाम के माउंटेन है वहां पे जूल गए और उन्होंने वहां पे झरना जो बह रहा था उस माउंटेन से, उस झरने का पहले ऊपर वाटर का टेम्परेचर देखा कि कितना टेम्परेचर है। उसके बाद में उन्होंने जो नीचे वाला पार्ट है, झरना बह रहा है मतलब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे वाले पार्ट पे भी उन्होंने उस वाटर का टेम्परेचर मेजरमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि ऊपर वाले पार्ट पे टेम्परेचर कम है और जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे टेम्परेचर हाई है, मतलब देयर इज प्रेशर, देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो जूल ने कहा कि ये टेम्परेचर डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये जो वाटर है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो देयर इज सम वर्क हैज बीन डन और वो जो वर्क है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जो वर्क है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। ये हम लोगों ने उसमें भी देखा था जब रमफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें जो हॉर्सेस थे वो उस बैरल को घुमा रहे थे तो हॉर्सेस भी वर्क डन कर रहे थे और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा था, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट जो है दैट इज अ कन्वर्जन फैक्टर, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो J है इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर, इसकी ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q के बराबर होता है। सो दिस वाज अबाउट द हीट। हीट के बाद हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का। देखो जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास 3 तरह की डेफिनेशन है, एक जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ जीरोथ लॉ से देंगे। अभी हम यहाँ पे 2 इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन कि टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है वो हमें टेम्परेचर बताता है। तो इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ये हो गया। दूसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं उन वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स का मोशन था वहां से भी। हमने कहा था हीट एनर्जी क्या है, हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, किस मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन की वजह से।
टेम्परेचर को हम कहते हैं इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हमें टेम्परेचर देता है, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें हीट प्रोवाइड करती है। तो अभी हम सिंपली इसको डिफाइन करेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी स्केल्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट स्केल्स हैं उनमें 3 इम्पॉर्टेंट स्केल्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहली है हमारे पास में फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरी सेल्सियस स्केल, एंड थर्ड वी हैव द केल्विन स्केल। इनके अलावा भी है बट ये तीनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं। जो फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है। मतलब जो तीनों ही स्केल है उन तीनों में ही एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा, और बीच में एक स्केल रहेगी जिसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन्होंने ले रखा है 32 डिग्री पे, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिविजन्स है, दोज आर 180 डिविजन्स। ये हमारे पास में फ़ारेनहाइट स्केल हो गई। फ़ारेनहाइट स्केल के बाद में वी हैव द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है उसको हमने लोअर फिक्स पॉइंट ले रखा है सेल्सियस स्केल में, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसे अपर फिक्स पॉइंट लिया। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिविजन्स है दोज आर 100 डिविजन्स। तो ये 2 स्केल हो गई। अब इनके बाद में जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की दैट इज केल्विन। तो मतलब हम यहाँ पे केल्विन स्केल को भी एक बार देखते हैं। केल्विन जो स्केल है उसके अंदर केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है 273.15। दिस इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज 373.15। अगेन द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल इज 100। तो हमने 3 स्केल देखे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब देखो फ़ारेनहाइट स्केल है हमारे पास में, फिर सेल्सियस स्केल था, बट अब सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को इन्होंने एक मेजरमेंट ले रखा था, जबकि हमें पता है कि जैसे ही प्रेशर को चेंज किया जाता है, किसी वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है ऑन चेंजिंग द प्रेशर। तो उसके बाद में केल्विन स्केल आया। केल्विन स्केल थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक हमारे पास में, 273.15 लोअर लिया, अपर फिक्स पॉइंट 373.15 हमने ले रखा है। इन केस वी वांट टू कन्वर्ट वन स्केल टू अनदर स्केल, मतलब हमें कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में दिया है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आखिर ये कन्वर्जन कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन देखते हैं और उस इक्वेशन से कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास में फ़ारेनहाइट स्केल है, तो फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर माइनस इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है डिवाइड बाय जो भी इसके नंबर ऑफ डिविजन्स है। अब इसको इक्वल पुट करना है हमें, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है। दिस शुड बी इक्वल टू T केल्विन माइनस 273 केल्विन। अब जो 15 है उसको मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जब भी हमें कोई कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम 273.15 ना लेके सिंपली 273 ले लेते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। इस इक्वेशन का यूज करके हम डिफरेंट जो भी हमारे पास में स्केल्स हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैन बी डन। थर्मल एक्सपेंशन, देखो थर्मल एक्सपेंशन को आप ऐसे समझिए कि हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि अगर उन्हें गर्म किया जाए तो वो एक्सपेंड होती है। जैसे बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं
तो रोटी बनाते टाइम हमारे पास में डो है, वो अभी एक नॉर्मल कंडीशन में है, हमने उसको रोटी को बेल लिया, वो अभी भी नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही हम उसको तवे पे डालते हैं तो फिर वो फूल जाती है। तो वो जो फूल रही है उसका कारण है द थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वहां पे हीट हुई चीज और हीट होने पे वो एक्सपेंड करी और एक्सपेंशन के लिए वहां पे उसमें फुलावट आई। सेम जब हम पूड़ी बनाते हैं और उसको तेल के अंदर डालते हैं तो वो भी एक्सपेंड करके फूल जाती है। तो ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें कोई भी चीज गर्म होने पे एक्सपेंड करती है, उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है। जैसे हमने अभी वो रेलवे ट्रैक वाला एक एग्जाम्पल लिया था कि समर्स के टाइम में वो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, इसलिए हम वो गैप एक छोड़ के रखते हैं। तो ये एक आप मान के चलो कि नेचर में प्रेजेंट जितनी भी चीजें हैं उनको गर्म करने पे वो एक्सपेंड होती ही होती है, और उसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलता है? एक तो हमने जो रेलवे ट्रैक वाला एग्जाम्पल लिया, दूसरा अभी हमने जो रोटी का एक एग्जाम्पल लिया, तीसरा हम कहते हैं पहले पुराने जमाने में ना उसके लकड़ी के पहिए बनाए जाते थे और उन लकड़ी के पहियों के ऊपर एक आयरन की रिम लगाई जाती थी। तो आयरन की रिम उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइटली फिट होती थी। उसको टाइटली फिट करने के लिए क्या किया जाता था कि जो डायमीटर है आयरन रिम का उसको हल्का सा कम रखते थे जो डायमीटर है उस वुडन पहिए का, लेकिन उसको उसमें फिट करने के लिए पहले उसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे आयरन रिम को। जब गर्म करेंगे तो थर्मली एक्सपैंड हो जाती थी और वो एकदम फिट आ जाती थी उस पहिए के ऊपर। फिर जब वो ठंडी होती थी तो वापस उसका कॉन्ट्रैक्शन होता था और कॉन्ट्रैक्शन होके वो उसके अंदर फिट हो जाती थी। तो दिस इज हाउ इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन सी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब एक बार इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो सबसे पहले हम सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। सॉलिड्स में 3 तरह का थर्मल एक्सपेंशन होता है। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा एरिया एक्सपेंशन, थर्ड वी हैव द वॉल्यूम एक्सपेंशन। सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन को यहाँ पे देखते हैं। जो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास में एक कोई लोहे की रोड है जिसका लेंथ है L1 और वो किसी टेम्परेचर T1 पे है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसको जो लेंथ है वो L2 हो गई, क्योंकि ये थर्मली एक्सपेंड करेगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, और जो टेम्परेचर है वो इसका T2 हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे लेंथ में एक्सपेंशन हुआ है तो हम इसको बोल रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब जो लेंथ में डिफरेंस आया दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल। पहले हमारी लेंथ थी L1, बाद में L2 हो गई, तो जो डिफरेंस है दैट इज L2 माइनस L1। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज T2 माइनस T1। अब यहाँ पे हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो ये डेल्टा एल है, दिस डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L। जो ओरिजिनल लेंथ है ना L, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एल। मतलब अगर हमने ओरिजिनली लेंथ बहुत ज्यादा ली है तो उसमें जो एक्सपेंशन है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ओरिजिनली अगर लेंथ कम है तो उसमें एक्सपेंशन भी कम आता है। इसके अलावा जो डेल्टा एल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो वहां पे लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा, और कम टेम्परेचर पे हमारा लीनियर एक्सपेंशन कम होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, और यहीं पे डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। वी हैव गॉट द इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो वी गेट डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। ये मिला। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर जिसे हम अल्फा लेके चल रहे हैं, एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या है हमारे पास में? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। coefficient of thermal expansion।
और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इंटू डेल्टा टी। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से लीनियर एक्सपेंशन हो गया। अब लीनियर एक्सपेंशन के बाद हमारे पास में आता है एरिया एक्सपेंशन, जिसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। एरिया एक्सपेंशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, नाउ वी हैव द एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शीट जिसका लेंथ L है और जिसका ब्रेथ भी L है और एरिया इसका A है और इसका टेम्परेचर T1 है। आफ्टर सम टाइम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एरिया A2 हो गया और इसका जो टेम्परेचर है वो T2 हो गया, मतलब देयर इज एक्सपेंशन इन द एरिया। जैसा लीनियर एक्सपेंशन में हमने प्रोसेस देखा था, सेम टू सेम प्रोसेस हमारा एरिया एक्सपेंशन में भी लगाना है, सेम प्रोसेस हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यूज करना है। तो यहाँ पे जो चेंज इन एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड द चेंज इन टेम्परेचर विल बी T2 माइनस T1। ठीक है, जो चेंज इन एरिया है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, द चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें जो चेंज इन एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा देयर विल बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे हम नाम से जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पे बीटा लिख लेते हैं। बीटा किसके बराबर आया, बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो वी हैव गॉट अल्फा, वी हैव गॉट बीटा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। चल, तो अल्फा हमने देख लिया, हमने यहाँ पे बीटा देख लिया। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात पे। वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें क्या कहता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ क्यूब और जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है V1 के बराबर, the V1 is the volume and it is at a temperature T1. After some time the volume of the cube has been increased due to the thermal expansion और ये V2 के बराबर आ गया। The change in volume is given by V2 minus V1 and it is directly proportional to original volume। जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें ये मिलता है। देन डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। देखो मैंने कहा था तीनों एक्सपेंशन में लीनियर, एरिया और वॉल्यूम हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए आपको लर्न करने के लिए बहुत इजी है। एक याद हो जाएगा तो बाकी के दो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन करते हैं, डेल्टा V विल बी इक्वल टू V इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज नॉन एज गामा। गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब गामा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन पता करना है। तीनों मतलब अल्फा, बीटा और गामा। अब ये रिलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे इस रिलेशन को हमें अप्लाई करके बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम उसको यहाँ पे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। रिलेशन है अल्फा अपॉन 1 दिस शुड बी इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू गामा अपॉन 3। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास में ये एक रिलेशन आ गया। बात आती है ये रिलेशन आया कैसे, मतलब इसका पूरा प्रोसीजर कैसे हम लोगों को फॉलो करना है, दैट वी नीड टू सी। तो उसको देखने के लिए हम पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक लीनियर एक्सपेंशन है,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा अल्फा है। तो हम इन सब चीज़ों को एक बार लिख के रखते हैं। लिखने में जैसे हमें पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा ए जो एरिया है उसको मैं अभी यहाँ पे सरफेस एरिया लिख रही हूँ, और सरफेस एरिया से लिखने के लिए मैं उसको एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एस से इसको रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज बीटा एस इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये 3 चीजें मिल गई। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होगा एल क्यूब के बराबर। तो हमारे पास में सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये दोनों चीजें भी आ गई। अब हम कहते हैं कि जो चेंज इन सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा? तो चेंज इन सरफेस एरिया हमारे पास होगा एस प्लस डेल्टा एस। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल की पावर 2, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, क्योंकि एस किसके बराबर है? एल स्क्वायर के बराबर है। अगर हमने यहाँ चेंज इन सरफेस एरिया लिया है तो हमें यहाँ पे चेंज इन लेंथ लिया है। ठीक है, अब डेल्टा एस की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से डेल्टा एस मिलेगा बीटा इंटू एस इंटू डेल्टा टी। दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं डेल्टा एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख रही हूँ अल्फा एल डेल्टा टी स्क्वायर। यहाँ से मैंने एस को कॉमन लिया तो मेरे पास मिला 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से मैं एल स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ तो मुझे मिल गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो, वी नो दैट एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमने इनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। क्या बच गया? 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब क्या बचा? ओह सॉरी, इसका स्क्वायर भी तो है, हम इसको ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते। एक बार वापस इसको लिखती हूँ। ठीक है, अब ये बच गया हमारे पास 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। नाउ अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आइडेंटिटी क्या लगेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लग गया। क्योंकि डेल्टा टी जो है दैट इज वेरी स्मॉल, तो अगर हम डेल्टा टी का स्क्वायर करेंगे तो वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो डेल्टा टी का स्क्वायर है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये वाली जो टर्म हमारे पास में यहाँ पे मिली है, दिस विल बी नेग्लेक्टेड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल वैल्यू। 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या बच गया? बीटा डॉट डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल एंड वी हैव गॉट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा और बीटा में हमें एक रिलेशन मिल गया कि बीटा किसके बराबर होता है? 2 अल्फा के बराबर, या फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 के बराबर। तो एक हमने रिलेशन ये वाला निकाल लिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 का। अब हमें रिलेशन निकालना है गामा के लिए भी। तो गामा का जो रिलेशन है वो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन से निकालेंगे। बहुत इजी है उसको करना भी। सेम अभी जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया, सेम प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होगा यहाँ पे। वी ऑल नो दैट चेंज इन वॉल्यूम विल बी v प्लस डेल्टा वी। दिस कैन बी रिटन एज l प्लस डेल्टा एल क्यूब। लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, v प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं गामा v इंटू डेल्टा टी। दिस विल बी इक्वल टू l प्लस एल्फा l डेल्टा टी एंड क्यूब। ठीक है, यहाँ से v को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिस शुड बी इक्वल टू l क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी क्यूब। v इज इक्वल टू एल क्यूब, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अभी जो पहले हमने फॉलो किया था v इज इक्वल टू एल क्यूब, s इज इक्वल टू एल स्क्वायर, बस वहीं से इसको कैंसिल किया। अब आप देखो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दिस शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3b² a। फिर से हम जानते हैं अगर कोई भी वैल्यू बहुत छोटी है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जिनको इग्नोर करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इस वाली चीज़ को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब इनको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल, गामा इंटू डेल्टा टी 3 एल्फा डेल्टा टी, अगेन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल एंड वी हैव गॉट गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा, और यू कैन से एल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो हमने रिलेशन निकाल लिया। रिलेशन क्या निकला? रिलेशन हमारे पास में निकला एल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड एल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, एल्फा, बीटा और गामा ये जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसा है? एल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। आगे बढ़ते हैं। देयर कम सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले ए स्मॉल गैप इज ऑलवेज लेफ्ट बिटवीन रेलवे लाइन। दूसरा, जब भी आयरन रिम को वुडन काट के व्हील पे हमें पुट करना होता है तो हम उसके डायमीटर को थोड़ा सा कम रखते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करा के फिट कर देते हैं, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तीसरा, अ सूटेबल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द गर्डर्स यूज्ड फॉर सपोर्ट। अच्छा, जो भी ब्रिज बनाए जाते हैं, ब्रिज जो बनाए जाते हैं वहां पे भी बीच में स्पेस रखा जाता है जो गिर्डर्स लगाए जाते हैं उनमें। तो अब वहाँ ये सेम कारण है, भाई गर्मियाँ आएगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो जगह होनी चाहिए ताकि वो थर्मली एक्सपेंड कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे स्मॉल गैप रखा जाता है ब्रिज में भी। देन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइटली हम जो ढक्कन होता है किसी बॉटल का उसको बंद कर देते हैं, जैसे कोई बॉटल है हमारे पास, जो ढक्कन है वो बना हुआ है लोहे का या एल्यूमिनियम का, तो उसको खोलने के लिए क्या करते हैं? हल्का सा गर्म करते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं तो एक्सपैंड होता है और वो इजीली ओपन हो जाता है। तो सेम टू सेम जो हमारी ग्लास स्टॉपर जैम्ड इन द नेक ऑफ अ ग्लास बॉटल कैन बी रिमूव्ड बाय वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल। तो वो स्टॉप जो वुडन स्टॉपर है उसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, और कोई भी हमने अगर मेटल का भी ढक्कन लगा रखा है तो उसको भी गर्म करके हम रिमूव कर सकते हैं। देन जितनी भी हमारी क्लॉक पेंडुलम्स है उनके अंदर जो पेंडुलम बनाया जाता है वो इन्वर करके एक मटेरियल होता है, मतलब उसका इसको बनाया जाता है। कारण क्या है कि उसका बहुत ही लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो कोई भी गर्मी सर्दी कुछ भी होगा तो उसमें ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा ना ही बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा, तो इसलिए हम इन्वर का यूज़ करते हैं। So these are some applications of thermal expansion. Now let's talk about the thermal stress. Thermal stress का concept कैसे आता है? जैसे for example हमारे पास में एक कोई भी वायर है और उस वायर को हमने दो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है, और अब अगर इसको थर्मली एक्सपैंड करवाते हैं तो नाउ इट डज नॉट हैव एनी प्लेस टू एक्सपैंड, तो इसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। हमें उस थर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है, तो एक बार इसको डिफाइन करते हैं फिर उस थर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेशन है द स्ट्रेस विच इज सेट अप इन ए मेटेलिक रोड ऑन हीटिंग इफ द टू एंड्स ऑफ द रोड आर रिजिडली हेल्ड बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट्स। तो इसमें जो भी हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है ऑन थर्मल हीटिंग उसे ही हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब हम लोगों ने जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था तो वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार उसको मैं क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ ताकि हम थर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास में है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देन वी हैव द स्ट्रेन, क्योंकि हम इसके लेंथ की बात कर रहे हैं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर आएगा। और जो हमारा स्ट्रेस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा हुक्स लॉ से हमें पता चलता है। अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो साइन हटाने पे
हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखते हैं जिसे यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं, और यंग्स मॉड्यूलस हमें मिल जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रेस कौन सा है, वी हैव द थर्मल स्ट्रेस, तो आप इस वाले को लिख लो थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन हमने कौन सा लिया है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें यहां से मिल जाएगा, थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y यंग्स मॉड्यूलस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा L अपॉन L के बराबर होता है, तो वी कैन राइट डेल्टा L। अब डेल्टा L को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा L डेल्टा T, तो मैं इसे लिख देती हूँ अल्फा L इंटू डेल्टा T डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ L, तो L से L कैंसिल हो गया और हमें जो थर्मल स्ट्रेस मिला यहाँ पे, दैट थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y अल्फा इंटू डेल्टा T। सो दिस विल बी द थर्मल स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज अबाउट द थर्मल स्ट्रेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब देखो, जो लिक्विड है उसको तो हमें किसी ना किसी कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा। अब अगर हम उसे कंटेनर में रखेंगे, इसका मतलब कंटेनर तो सॉलिड्स का ही बना हुआ होता है, तो जब लिक्विड को हीट करना है, इसका मतलब उस कंटेनर को भी हीट करना रहेगा। तो जब भी हम लिक्विड के एक्सपेंशन को पढ़ते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक आता है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक आता है अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब रियल और अपेरेंट दो अलग अलग क्यों, क्योंकि एक में हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन, वहीं जो दूसरा है उसमें हम जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड को रख रखा है उस कंटेनर के एक्सपेंशन को भी कंसीडर करेंगे। सो देयर विल बी टू एक्सपेंशन, एक हो गया रियल एक्सपेंशन और एक हो गया अपेरेंट एक्सपेंशन। जो रियल एक्सपेंशन है उसके लिए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और अपेरेंट के लिए है कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो हमें इन दोनों कोफिशिएंट्स के लिए फॉर्मूला पता करना है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसको हम गामा R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके बराबर होगा ये, दिस विल बी इक्वल टू रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको आप राइज इन टेम्परेचर लिख लो, राइज इन टेम्परेचर। देन वी हैव द अपेरेंट एक्सपेंशन, इसको हम गामा A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको डिफाइन करेंगे, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड कैसे हो जाएगा, अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। So this is how the expansion of liquids can be seen। करेंगे anomalous expansion of water की। जो वाटर है वो बाकी सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में बहुत ही अलग इसे बिहेव करता है, और इसका जो ये अलग बिहेवियर है वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है। कि आप देखिए, जो इसका एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसके पीछे का पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे देती हूँ कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, या फिर जो वाटर का इतना डिफरेंट सा बिहेवियर है वो नेचर ने इसको ऐसा क्यों बनाया कि ये डिफरेंटली एक्ट करता है। नेचर ने एक्वेटिक लाइफस्टाइल को भी बनाया। जब एक्वेटिक लाइफ को बनाया
तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है अर्थ पे जहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर नेगेटिव्स में चला जाता है। एंड वी ऑल नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर नेगेटिव्स है इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अगर किसी जगह का टेम्परेचर नेगेटिव में है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो तो सारी जम जाएंगी। अगर सारी वाटर बॉडी जम गई तो उस वाटर के अंदर रहने वाला जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो सारा का सारा मर जाएगा, सारी मछलियाँ, कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जबकि नेचर को इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखना है, तो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए नेचर ने वाटर का जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया। वाटर किस तरीके से बिहेव करता है, हमारे पास में यहाँ पे दो ग्राफ है। एक ग्राफ हमने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ले रखा है, दूसरा हमने डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का लिया हुआ है। पहले वाले में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टेम्परेचर लिया हुआ है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। और हम इस ग्राफ में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है वहाँ पे वाटर का जो वॉल्यूम है वो कैसा आ रहा है, दैट इज मिनिमम। पहले ये ज़्यादा था वॉल्यूम, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रहा है। अगेन जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, मतलब 5, 6, 7 ऐसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो अगेन जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर है कि पहले डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम पे आया, देन इट इज इंक्रीजिंग, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है वॉल्यूम और डेंसिटी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली बिहेव करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अगर कांस्टेंट रख रहे हैं तो डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेव करेंगे। तो मतलब जब स्टार्टिंग में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, उस टाइम पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे ग्राफ में क्लियरली देख रहे हैं कि जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो जो वाटर की डेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है, और उसके बाद में वाटर की डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब वाटर की डेंसिटी कम है वहाँ पे। तो आप देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, जो भी पानी है वो जम गया। तो कोई भी वाटर बॉडी हम ले लेते हैं, उस वाटर बॉडी का जो ऊपर वाला एरिया है जब टेम्परेचर कम हुआ तो वो ऊपर वाला एरिया जमने लग गया और वो जम गया। जब वो जमेगा तो धीरे धीरे एक बार उसका डेंसिटी मतलब वहाँ पे इंक्रीज होने लगा, तो जब वो जमा तो वो धीरे धीरे नीचे आ गया। लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है, उससे पहले जो भी डेंसिटी है वो कम है। अब कम डेंसिटी है इसका मतलब जो बर्फ है उसकी डेंसिटी उस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कैसी होगी, कम होगी। तो जब कम डेंसिटी होगी तो वो पानी अंदर डूबे, वो बर्फ जो है वो पानी के अंदर डूबेगी नहीं, वो ऊपर आ जाएगी, तो वो ऊपर तैरने लग जाएगी। हमने सिंकिंग एंड फ्लोटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कि अगर डेंसिटी कम होती है मटेरियल की तो वो ऊपर फ्लोट करता है, अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा होती है तो वो सिंक कर जाता है। तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम है, तो मतलब जो फ्रीज हो गया है पानी उसकी डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर आ जाएगा, वो फ्लोट करने लग जाएगा। अब ऊपर वाला पूरा एरिया है वहाँ पे एक इंसुलेटिंग लेयर लग गई, तो जो नीचे वाला पानी है वो क्या रहेगा, वो अब जमेगा नहीं और ऊपर की जो एक लेयर है वही जमी हुई रह जाती है। नीचे का जितना भी पानी है वहाँ पे एक थर्मल इंसुलेशन भी आ जाती है, वो लिक्विड स्टेट में भी रहता है और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा रहती है।
तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो वाटर का एक्सपेंशन है उसमें एक बहुत ही अलग सा बिहेवियर देखते हैं कि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उससे पहले वाटर की डेंसिटी कम होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचने के बाद अगेन इसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। और डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो दिस इज हाउ इन दोनों ग्राफ से हम लोग एक्सपेंशन ऑफ वाटर को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। नाउ वी हैव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मतलब अभी हम पानी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिफरेंट जितने भी हमारे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है उन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है उसकी डेंसिटी पे, उसको एक बार समझते हैं। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से हम लोगों को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सॉलिड है, उसका किसी टेम्परेचर T1 पे उसका वॉल्यूम V है। अब जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम। और जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू गामा V इंटू डेल्टा T। ये चीज हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ ली है, तो ये चीज हमें मिल गई। अब यहाँ पे डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और गामा क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ गामा हमें मिल गया, देन V इंटू डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से हम V को इधर ले जाते हैं तो V डैश हमें मिल जाएगा V प्लस गामा V इंटू डेल्टा T। V डैश विल बी इक्वल टू, V कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बिकम 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T। तो हमारे पास में यहाँ पे जो V डैश है उसकी वैल्यू आ गई V 1 प्लस गामा डेल्टा T। हमें डेंसिटी पता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा तो उस हिसाब से डेंसिटी में भी चेंज आएगा, तो वो डेंसिटी को हम लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू रॉ डैश एंड दिस इज इक्वल टू m अपॉन V डैश। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल गई m अपॉन रॉ एंड V डैश की वैल्यू मिल गई m अपॉन रॉ डैश। ये जो V और V डैश की वैल्यू है, इसे हम वैल्यू को पुट करेंगे इस V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल्टा T वाली इक्वेशन में। जब हम इनको यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? V डैश इज इक्वल टू m अपॉन रॉ डैश, दिस इज इक्वल टू m अपॉन रॉ 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इसका शफलिंग करते हैं, शफलिंग करके हम क्या करते हैं, इस रॉ को इधर ले आते हैं, रॉ डैश को इधर ले जाते हैं और 1 प्लस गामा T को नीचे ले आते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें रॉ डैश कितना मिल जाएगा? रॉ अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। रॉ डैश हम लोग इधर ले गए, रॉ को इधर लाए और फिर रॉ के नीचे 1 प्लस गामा डेल्टा T को लिख दिया। इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा T माइनस 1। यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो हमें रॉ डैश की वैल्यू मिल जाएगी रॉ 1 माइनस गामा डेल्टा T। और ये जो हमारे पास में यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन कहता है कि देयर इज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उनकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। इस चीज को पढ़ने के बाद हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब हम कुकिंग यूटेंसिल्स का यूज करते हैं, तो जैसे एल्यूमिनियम का कोई भी यूटेंसिल होता है तो दैट हीट्स अप वेरी क्विकली इन कंपैरिजन टू द स्टील यूटेंसिल। वहीं अगर हम देखें तो जो ऑयल और घी है वो बहुत जल्दी गर्म होता है इन कंपैरिजन टू वाटर।
तो बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि हमने अगर 1 किलो ही पानी ले रखा है, 1 किलो हमने घी ले रखा है, तो मास सेम है, हम टेम्परेचर भी उनको सेम, हीट भी सेम दे रहे हैं, लेकिन घी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी बहुत ही धीरे गर्म होगा। इसका मतलब ऑन हीटिंग जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कि मटेरियल का आखिर नेचर कैसा है, उसके हिसाब से वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो हमें दिखाई देगा। हीट होने पे टेम्परेचर कैसे चेंज होगा वो हमें दिखाई देता है। और जो प्रॉपर्टी हमें इस हीट का क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे वो बताती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर प्रॉपरली हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन सिंपली डिफाइन इट amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through unit degree। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है 1 किलो मास का, तो उसमें कितना हीट हमें रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी गिवन बाय द स्पेसिफिक हीट। अब देखो जो ये स्पेसिफिक हीट है ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, इट इज, इसको हम एस से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट को, और जो हमारा हीट है उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। दूसरा जो ये डेल्टा क्यू है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब अगर हम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हीट का सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा मास ज्यादा हीट इज रिक्वायर्ड, मोर टेम्परेचर डिफरेंस मोर हीट इज रिक्वायर्ड। इन दोनों को कंबाइन करने पे वी गेट डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो वी विल पुट अ कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जिसे हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए तो दैट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। यहां से हम इसकी ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी है तो ऐसा यूनिट विल बी जूल, सो दिस इज जूल डिवाइड बाय मास को हम केजी में लिखते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी पर केल्विन। वहीं अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट लिखना चाहें स्पेसिफिक हीट की तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाती है जूल विल बी कन्वर्टेड इनटू कैलोरी, किलोग्राम को ग्राम लिख लो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस लिख लो। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू द सीजीएस सिस्टम आल्सो। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया कि वो कोई प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि कोई भी मटेरियल कैसे रिएक्ट करेगा ऑन सप्लाइंग द हीट, उसके अंदर टेम्परेचर में कैसे डिफरेंस आएगा, वो जो भी प्रॉपर्टी एक हमें बताती है फिजिकल क्वांटिटी उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें चाहिए उसकी तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature by 1 degree of 1 unit of mass is known as specific heat। मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और एस हो जाता है डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ऐसा यूनिट विल बी जूल पर केजी पर केल्विन, द सीजीएस यूनिट विल बी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यह हम लोगों ने कुछ बेसिक सी बातें हैं जो स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ी। अब स्पेसिफिक हीट में हम कहते हैं कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि पानी को गर्म होने के लिए बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पानी को ठंडा होने के लिए बहुत सारी हीट को रिलीज करना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में इट टेक्स टाइम, मतलब वाटर हीटअप होने के लिए भी बहुत टाइम लेता है और बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करता है, कूल होने के लिए भी ये बहुत टाइम लेता है और बहुत सारी हीट को बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है। और क्योंकि वाटर की एक बहुत ही अलग सी प्रॉपर्टी है इसके लिए हम वाटर का बहुत डिफरेंट तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर में एज अ कूलेंट हम वाटर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
वही हम हॉट वाटर बैग्स जो होते हैं उनके अंदर हम वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है और धीरे धीरे उसे रिलीज़ करता है। वहीं आप देखो जो जैसलमेर वगैरह वाला एरिया है वहाँ पे मिट्टी के बहुत टीले होते हैं, तो दिन में वो भयंकर गर्म हो जाते हैं, मतलब बहुत तेज़ एक्सट्रीमली गर्म हो जाते हैं, और रात के टाइम में वो एक्सट्रीमली कूल डाउन हो जाते हैं। तो क्योंकि मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिन में वो बहुत जल्दी हीटअप हो जा रही है और रात में बहुत जल्दी कूल डाउन हो जा रही है। वहीं अगर हम वाटर को देखें तो वाटर को दिन के टाइम में बहुत टाइम लगेगा हीटअप होने में, और रात के टाइम में उसको बहुत टाइम लगेगा कूल डाउन होने में। इसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता। वहीं आप देखो जितने भी ये सैंड ड्यून्स वाले एरियाज होंगे वहाँ पे दिन में भयंकर तपाव होगा और रात के टाइम में बहुत तेज़ ठंड हो जाएगी। सो दिस वॉज अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट जो है वो हम कहते हैं हीलियम की मैक्सिमम होती है, दैट इज अराउंड 3.4, मतलब कुछ इसी तरह का उसका वैल्यू है। फिर आगे ये यूनिट तो हम लगा ही लेंगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट 1 के बराबर होता है, और बाकी जितने भी मटेरियल है उन सब का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 से कम होता है, तो इसलिए इनकी वैल्यूज भी हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देयर कम्स मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी। देखो अभी हमने स्पेसिफिक हीट लिया, अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं। इसका मतलब जहाँ पे हम पहले 1 ग्राम ऑफ कोई भी मटेरियल ले रहे थे और उसको 1 डिग्री से टेम्परेचर को रेस कर रहे थे और जितना हीट रिक्वायर्ड था वो स्पेसिफिक हीट आ रहा था। अब मोलर स्पेसिफिक हीट है, मतलब हम 1 ग्राम की जगह पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस ले लेंगे। तो जैसे ही मोल की टर्म्स में हम इसको लेते हैं तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। तो हमने यहाँ पे मोल्स ले लिए। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, देखो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना होता है तो हम लिखते हैं मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास में जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आया दैट इज ms डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट विल बी डेल्टा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। अब m की जगह क्या हम n इंटू कैपिटल M लिख सकते हैं, तो दिस विल बी डेल्टा Q डिवाइड बाय n इंटू कैपिटल M इंटू डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल M है इसको हम इससे स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दिस इज गोइंग टू गिव अस 1 अपॉन n इंटू डेल्टा, दिस इज डेल्टा Q डिवाइड बाय n इंटू डेल्टा T। तो ये जो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट इंटू मॉलिक्यूलर मास मिला है, दिस इज गोइंग टू गिव अस द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट। तो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। दिस विल बी द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड विद टेम्परेचर। मतलब कोई हमारे पास में डिफरेंट सॉलिड्स है और उनका हम वेरिएशन देखना चाह रहे हैं स्पेसिफिक हीट का विद टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे जो ये स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं दैट इज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हम लोगों ने ले रखा है, दिस इज इक्वल टू 3R। और ये जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे एक, दिस टेम्परेचर इज T/y। देखो ये यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद में एक पर्टिकुलर एक हमारी स्पेसिफिक हीट आती है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है जैसे जैसे हम आगे फिर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ये जो बिहेवियर था वो नॉर्मली जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है उससे एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाया। तो फिर एक दीबाई नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको
क्वांटम फिजिक्स से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन किया तो जो भी एक फिक्स टेम्परेचर आया उसको हम डीबाई टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच ऑल मेटल्स हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड डीबाई टेम्परेचर। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा, कुछ वैल्यूज मिसिंग है जो मैंने लिख दी है इसमें। नाउ देयर कम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो अगेन, मतलब वाटर का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे जो वाटर का बिहेवियर है दैट विल बी अ बिट डिफरेंट। किस तरह का बिहेवियर हम लोगों को मिलता है वाटर का, हमारे पास में यहाँ पे ग्राफ तो है बट दैट इज अ बिट, इट इज नॉट विजिबल। मैं फिर भी इसको बना देती हूँ एक बार, ये विजिबल नहीं है। कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास में। इधर वाई एक्सिस पे हम स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट, हियर वी विल हैव द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक ये वाला जो टेम्परेचर है ये हमारा आता है अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। ये जो मिनिमम वैल्यू है इट कम्स अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर है जो हमें वाटर के केस में मिलता है, और हम कहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 1 के बराबर। फिर जब 30 डिग्री सेल्सियस है तो इस टाइम पे जो स्पेसिफिक हीट है वो मिनिमम हो जाती है। उससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर अगेन इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और अगर हम 0 डिग्री देखें तो यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होती जा रही है। 15 डिग्री पे 1 हो गई, 30 डिग्री पे मिनिमम हो गई, और फिर जैसे जैसे हम और आगे जाते हैं टेम्परेचर में इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर से इंक्रीज होने लग जाता है। तो अगेन वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर फॉर द वाटर, कि पहले ये डिक्रीज हो रहा है देन इट इज इंक्रीजिंग फॉर द विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कुछ इस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करता है। The amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of water through unit degree, उसी को हम specific heat of water कहते हैं। Specific heat of water is large, therefore इसमें अच्छा वही चीज़ है जो हम लोगों ने बोला था हॉट वाटर बैग्स में यूज़ करते हैं, कूलेंट एज ए इन रेडिएटर्स यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस ये जो वेरिएशंस है वो आप देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। देन वी हैव हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। देखो थर्मल कैपेसिटी भी सेम, मतलब इनकी जो डेफिनेशन है ना वो ऑलमोस्ट आप देखना सबकी ना एक जैसी सी आएगी। अब अगर हम थर्मल कैपेसिटी को भी डिफाइन करें तो वही आता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं किसी भी बॉडी का, तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज नॉन एज हीट कैपेसिटी, और यू कैन से द थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। अब ये वाली बात कैसे है, हमें पता है डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। हमने यहाँ पे टेम्परेचर में कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, मतलब यूनिट से चेंज करना है। तो जो डेल्टा टी है दैट इज इक्वल टू 1, इधर इट कैन बी डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी केल्विन। हम यहाँ पे डेल्टा टी की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू कम्स आउट टू बी मास इनटू स्पेसिफिक हीट। और ये जो मास इनटू स्पेसिफिक हीट आया इसी को हमने एक नया नाम दिया है, दैट इज नॉन एज हीट कैपेसिटी, और यू कैन से द थर्मल कैपेसिटी। सो द थर्मल कैपेसिटी विल बी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अब जो ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट है ये फॉर्मूला थर्मल कैपेसिटी का भी है और ये फॉर्मूला हमारा वाटर इक्विवेलेंट का भी है। बस इनकी जो यूनिट्स है वो चेंज हो जाएगी। वाटर यूनिट, वाटर इक्विवेलेंट में हम ग्राम यूनिट ले लेते हैं, और जो हमारा पहले गया उसमें जूल पर जो कैलोरी है वो हम पर डिग्री है उसको हम पर केल्विन को हम एज ए यूनिट यूज कर लेते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट जो है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट।
वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि मास ऑफ वाटर इन ग्राम विच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाय द बॉडी इन रेजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट है। अब W किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा Q किसके बराबर होगा? डेल्टा Q विल बी इक्वल टू W इंटू डेल्टा T, और हमारा डेल्टा Q किसके बराबर होता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T। दोनों को अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हमें जो वाटर इक्विवेलेंट मिलता है वो मास इंटू स्पेसिफिक हीट के बराबर मिलता है। तो दोनों का ही जो थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। चेंज इन स्टेट, देखो चेंज इन स्टेट हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से ही हमने चेंज इन स्टेट को पढ़ना शुरू कर दिया था। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, फिर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स जो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और उनका जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट्स हैं उसमें चेंज कैसे आता है उसको हमें समझना है। तो हम यहाँ पे पहले वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। वाटर में भी हम बेसिकली बहुत सारी आइस क्यूब्स ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स हम लोगों ने ले रखे हैं। अब ये जो आइस क्यूब्स हैं इनका टेम्परेचर कुछ नेगेटिव्स में होगा। हमने यहाँ पे थर्मोमीटर भी इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जब थर्मोमीटर लगाया तो हमने देखा इसका जो टेम्परेचर है दैट इज इन द नेगेटिव्स, तो हमें नेगेटिव्स में यहाँ पे टेम्परेचर इसका मिल रहा है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसको कुछ हीट सप्लाई करते हैं। तो हमने एक्सटर्नली इसको यहाँ पे एक बर्नर लगा के हीट करना शुरू कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव्स में टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होके जैसे जैसे इधर टेम्परेचर ले रखा है हमने डिग्री सेल्सियस में, और इधर की तरफ हम हीट या टेम्परेचर, एक सेकेंड, यहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एंड हियर वी आर हैविंग द हीट। अब जब हम हीट को इंक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव्स में पहले टेम्परेचर था, अब वो नेगेटिव से -4 से -3 -2 -1 -1 और वो 0 डिग्री पे आ गया। जब ये टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री पे आ गया तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे कि नाउ वी आर सप्लाइंग द हीट, लेकिन हमारा जो थर्मोमीटर है उसके अंदर हम लोगों को टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखाई दे रहा। तो हीट तो सप्लाई हो रही है लेकिन जो टेम्परेचर है वो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो अब जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, हीट तो जारी है, भाई हीट का तो ग्राफ आगे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो अभी भी 0 डिग्री पे है, वो वाई एक्सिस पे आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब हुआ कि अब जितनी भी हीट हम इसको दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट जो है वो इसको, इस पानी को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में लग रही है। और जो ये हीट हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में लगाते हैं उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब ये हमें दिखाई नहीं दे रही। उस टेम्परेचर का जो हमने एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है उसके अंदर ये हीट हमें दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ये हीट का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है। तो ये हीट काम आती है चेंज ऑफ स्टेट में, मतलब सॉलिड जो बर्फ थी उसको अब ये किस में कन्वर्ट कर रही है, अब ये इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। तो जब तक कि ये सारी की सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पे हमें थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देगा, उससे पहले यहाँ पे कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देता। जबकि हम देख रहे हैं हीट हमारी कंटिन्यूसली सप्लाई होती जा रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, बिकॉज ऑल द हीट इज गेटिंग इन्वॉल्व इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर। तो सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने में लग गया। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और जहां पे हमारा सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस।
तो ये जो 0 डिग्री है वो क्या हो गया, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, को एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे सारी की सारी बर्फ पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद में फिर से थर्मोमीटर में हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और अब हम हीट भी बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगेन हम यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, नाउ वी हैव रीच टू द 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, अगेन हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब फिर से हमें थर्मोमीटर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि थर्मोमीटर में अब जो जितनी भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी उस लिक्विड वाटर को वेपराइज करने में यूटिलाइज हो रही है। तो अगेन देयर इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आ रही थी। अब हमारी जो हीट है वो लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के काम आ रही है, तो दैट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन जब तक सारा का सारा पानी वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो टेम्परेचर है वो हमें 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देगा, उससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी सी द ग्राफ ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट, जब हम हीट और टेम्परेचर के बीच में इसको देखते हैं। और ये वाली स्टेट जब क्या हो रहा है, जब हमारा हीट तो सप्लाई हो रही है, लेकिन टेम्परेचर कितना रह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे लिक्विड और गैसियस स्टेट जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में कोएग्जिस्ट कर रही है। तो इस ग्राफ में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि देयर इज मेल्टिंग पॉइंट, देयर इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट है वो कोएग्जिस्ट कर रही है। प्रेशर को अभी ध्यान में नहीं रख रहे, प्रेशर अगर चेंज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जहां पे लिक्विड और वेपर स्टेट एक दूसरे को कोएग्जिस्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड कोई भी स्टेट में चेंज आ रहा है तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जितनी भी हीट है वो सारी की सारी हिडन है, वो थर्मोमीटर में नहीं दिख रही है, वो स्टेट को चेंज करने के काम आ रही है। फिर हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाली जगह पे आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब अब जो हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी उसको चेंज ऑफ स्टेट में काम आ रही है, हिडन है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो लेटेंट हीट है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक हमारे जूनियर क्लासेस में एक क्वेश्चन था कि जो स्टीम होती है उससे जो बर्न्स लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर, जबकि हॉट वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 है। तो दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट फिर भी स्टीम से जो जल रहा है वो ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज कर रहा है। तो कारण बताओ। तो उसका कारण यही था कि जो स्टीम है उसके अंदर वो लेटेंट हीट भी तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उस लेटेंट हीट की वजह से उसके अंदर ज़्यादा हीट है, और ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा सीवियर बर्न्स कॉज करेगा। सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है, तो बताओ कौन ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के पास में एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है, दैट इज लेटेंट हीट। तो ये हमें चेंज ऑफ स्टेट का यहाँ पे एक ग्राफ मिला है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस देखो, एक जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसे वेपराइजेशन कहते हैं। इवोपरेशन इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वेपराइजेशन हो गया। उसके बाद एक और फिनोमेना होता है जो हमने देखा है किसके अंदर, नेफ्थलीन बॉल्स के अंदर, और जो हमारा सॉलिड CO2 जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं उसके अंदर। तो उसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और जो ये प्रोसेस है दैट इज नॉन एज सब्लिमेशन।
तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्जन होगा गैसियस स्टेट में। सो दिस वाज अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। अब मैं प्रेशर की बात भी आपको बता रही थी कि जो प्रेशर होता है दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उसमें एक रीजिलेशन करके एक टर्म होती है, उसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद में बाकी की बात करेंगे। रीजिलेशन से हमारा क्या मतलब है कि जैसे हमारे जो आइस स्केटिंग होती है, तो आइस स्केटिंग में बहुत इजीली हम आइस स्केटिंग कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं, मतलब आइस स्केटिंग पे जो इंसान होता है उसका वजन ज़्यादा है, जब वो आइस पे प्रेशर लगाता है तो वहाँ पे हल्का सा पानी पिघल जाता है, और जब पानी पिघलता है तो वो स्केट्स बहुत ईजीली आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जब हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे स्नोमैन बनाते हैं, तो स्नोमैन को भी शेप देने के लिए हम ऐसे गोल गोल लड्डू से बना लेते हैं बर्फ़ के, क्योंकि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो हल्का सा मेल्ट होते हैं, जैसे ही हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं वो वापस अपनी फ्रीज हो जाते हैं, और जो शेप हम बना रहे हैं वो शेप उसको ले लेता है। तो जब हमने प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने पे जो बर्फ़ था वो लिक्विड बन गया, और जैसे ही हमने प्रेशर हटाया वो वापस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज रीजिलेशन प्रोसेस। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमारे पास एक सेटअप है, जैसे एक हमने यहाँ पे वुडन ब्लॉक लिया, एक दूसरा वुडन ब्लॉक लिया, इसके ऊपर यहाँ पे हमने ये एक बर्फ रख दिया, दिस इज आइस, दिस इज वुडन बॉक्स, दिस इज ऑल्सो वुडन बॉक्स, और इस आइस के ऊपर यहाँ पे एक मेटेलिक वायर हमने लगा दिया। तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास में ये जो है दिस इज द आइस, और इस आइस पे हमने इस तरीके से यहाँ मेटल वायर चिपका रखा है। तो मेटल वायर ऐसा है, इधर हमने 5 किलो का वेट डाल दिया, दूसरे साइड में हमने फिर से 5 किलो का वेट डाल दिया। तो अब क्या होगा, जो भी ये 5 किलो का वजन है, यहाँ पे हमने इस पे वेट डाल रखा है, और उधर पीछे की तरफ भी हमने इधर 5 किलो वेट डाल रखा है। तो जो मेटल वायर है उस बर्फ पे प्रेशर लगाएगा तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। जहां प्रेशर लगाएगा वहां पे बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और वायर नीचे आ गया। जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ वैसे ही वो पानी वापस से बर्फ में कन्वर्ट हो गया, फिर जम गया, फिर वो और नीचे आएगा, फिर प्रेशर लगाया, जैसे प्रेशर लगाया वो जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और जैसे प्रेशर रिलीज होगा वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो मेटल वायर है जिसके दोनों साइड हमने 5-5 किलो के वजन लटका रखे हैं, वो पूरा का पूरा उस आइस से नीचे आ जाता है, नीचे आके गिर जाता है, बट आइस का जो ब्लॉक है वो बीच से कट नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द प्रोसेस ऑफ रीजिलेशन। एक बार डेफिनेशंस देखते हैं सबकी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास में फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड जो प्रोसेस है। उसके बाद में जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बोथ द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। ओके, देन वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे हमने कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर करते हैं ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। मतलब अगर प्रेशर चेंज होगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रीजिलेशन वाली चीज़ हुई कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो वो मेल्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखें तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो माउंटेन वाले एरियाज होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे कुकिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कारण ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो मतलब इट विल टेक अ वेरी लॉन्गर टाइम टू कुक द वेजिटेबल्स और कुक द फूड। तो उसके लिए इन्वेंशन हुआ हमारे प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं,
प्रेशर को इंक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं, और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कुकिंग हमारी इजी हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में हम जितने भी हमारे जो भी फूड होता है उसको कुक कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. देन वी स्टडीड अबाउट दिस फिनोमेना, जिसके अंदर क्या हो रहा था, जैसे ही हम प्रेशर लगा रहे थे वैसे ही जो सॉलिड स्टेट थी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही थी, और जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं वैसे ही हमारा लिक्विड स्टेट फिर से फ्रीज हो जा रहा है. और ये जो प्रोसेस है द फिनोमेना ऑफ रीफ्रीजिंग ऑफ आइस, दिस इज नॉन एज रेलिगेशन. तो रेलिगेशन हम इसको कह सकते हैं. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेलिगेशन. तो दिस वाज अबाउट द चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट के बाद में अब हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम. देखो प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, इसको आप इस तरीके से समझिए. पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उससे मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ. यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो कॉन्सेप्ट है 273.16 केल्विन वाला, उसको भी हम यहाँ पे ही समझेंगे. तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो ग्राफ किस तरीके से बनता है, इस ग्राफ में जैसे हमारे पास में यहाँ पे ये एक ए बी लाइन हम लोग ले लेते हैं. ये जो ए बी है इसके अंदर दिस इज द लिक्विड स्टेट एंड दिस इज द वेपर स्टेट, और ये हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाते हैं. अब देखो रियलिटी में तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को कंसीडर किया जाता है, बट क्योंकि तीनों का 3D डायग्राम बनाना मुश्किल है बोर्ड के ऊपर, तो हम वॉल्यूम को नहीं कंसीडर करके प्रेशर और टेम्परेचर जो है इन दोनों के बीच में एक 2D डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है दैट इज अबाउट द लिक्विड एंड वेपर. मतलब प्रेशर इधर की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा, टेम्परेचर हमारा इधर है तो लिक्विड स्टेट मिलेगी, अदरवाइज हमें वेपर स्टेट मिल जाएगी. मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वी विल गेट द वेपर स्टेट. हमारे पास में एक और यहाँ पे ग्राफ मिलता है, दैट ग्राफ हम इसको CD ग्राफ कह देते हैं. इसमें यहाँ हमें आइस मिल रही है एंड दिस इज द लिक्विड. देन देयर इज थर्ड ग्राफ जिसे हम EF कह रहे हैं. EF, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास में सॉलिड है, इसको आइस नहीं लिख के हम सॉलिड लिखेंगे तो दैट विल बी बेटर. दिस इज सॉलिड एंड हियर वी हैव दिस गैसियस स्टेट, एंड यहाँ पे भी वेपर को हटा के हम गैसियस स्टेट कह देते हैं. अगर इन तीनों ग्राफ को हम आगे एक्सटेंड करें तो ये तीनों किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, और ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. दिस इज नॉन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 273.16 केल्विन. ये हमारे पास में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू आ जाती है. जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम में है, ये कोएग्जिस्ट कर रही है. तो हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स कोएग्जिस्ट इज नॉन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. तो इसलिए यहाँ पे हम ये पॉइंट ही लेते हैं, एक एरिया नहीं लेते. एरिया इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनकेस अगर हम यहाँ पे बीच में कोई भी एरिया लेंगे तो अब उस एरिया में एक किसी मटेरियल का सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होना तो पॉसिबल ही नहीं है. एक ही साथ में तीनों स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा. तो इसलिए हम इसका एक एरिया नहीं लेके एक सिंगल सा एक पॉइंट लेते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नॉन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. और यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में अगर कोई चीज़ जाएगी दैट विल बी सब्लिमेशन, सॉलिड टू लिक्विड जाएगा दैट विल बी मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस जाएगा तो दैट विल बी नॉन एज द वेपराइजेशन. सो दिस इज द फेज डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम. अब जो ए बी लाइन है वो क्या बताती है, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस विद द प्रेशर. CD लाइन हमें बताती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस विद द प्रेशर, और जो EF लाइन है वो बताती है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज. तो वो तीनों फेज हम लोगों ने वहाँ पे दिखा दिए हैं डायग्राम में.
अब हमारा जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस है उसको कैसे बताएंगे? एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर को ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे तीनों स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, दे ऑल को एग्जिस्ट एंड दैट इज नॉन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. दिस इज द फेज प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम. Then there comes the concept of latent heat. This is latent heat. Latent heat अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक हिडन हीट होती है जो दिखाई नहीं देती बट जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के काम आती है. सॉलिड से लिक्विड को स्टेट में कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा. लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाती है. कैसे डिफाइन करेंगे? amount of heat energy required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid या फिर liquid to gaseous state without any change in temperature. मतलब टेम्परेचर वो दिख ही नहीं रहा था हम लोगों को थर्मोमीटर में तो कि कोई चेंज हो रहा है. तो जो एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी हमारी 0 डिग्री पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब ये लेटेंट हीट को कैसे, फॉर्मूला क्या होगा इसका? L is equals to Q upon M. This will be the mathematical formula of latent heat. कैलोरीमेट्री एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. कैलोरीमेट्री कैलोरीमीटर से बना हुआ है. कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट को फाइंड आउट करते हैं. पूरा मेथड वहां फॉलो करते हैं. जो कैलोरीमेट्री है उस वो प्रिंसिपल जिस पे बेस्ड है दैट इज हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद की बॉडी से जितना हीट लॉस कर रहा है, दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में है वो उतनी हीट को गेन करेगा. तो जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा. इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कैलोरीमेट्री. और ये क्या है? एक मेथड है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट. तो पहले हम इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं. प्रिंसिपल है हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड. जितना हीट लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन एंड इट इज द मेथड to determine the specific heat or latent heat of the substance. कैलोरीमीटर क्या होगा? कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हम एक कॉपर वेसल लेते हैं, एक स्टेरर होता है, लिड होती है और उनको एक इंसुलेटेड वेसल के अंदर रखा जाता है. तो एक बार समझते हैं कि आखिर कैलोरीमीटर कैसे काम करता है. कैलोरीमेट्री का जो मेथड है उसका प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इंसुलेटेड डिवाइस ले रखा है और उस इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर हम कैलोरीमीटर को रखते हैं जो कि कॉपर वेसल का बना हुआ है. और उसके अंदर मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्टेरर लगा रखा है. ठीक है, जो ये इंसुलेटेड ऊपर हमने बॉक्स लिया हुआ है वो ये मेक श्योर करता है कि यहाँ पे जितना भी हीट है वो बाहर के आउटर एनवायरनमेंट के साथ में ना कांटेक्ट में आए. जितना भी हीट का लॉस एंड गेन हो वो सारा का सारा जो हमने ये कैलोरीमीटर नाम का एक कॉपर वेसल ले रखा है इसके अंदर ही वो सारा प्रोसेस हो जाए. कई बार रेडिएशन के थ्रू भी हीट का लॉस हो सकता है, तो उससे बचने के लिए जो ये इंसुलेटेड बॉक्स लिया है उस पर एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग की जाती है ताकि हम रेडिएशन के लॉस से भी बच सकें. अब हमें एग्जैक्टली यहाँ क्या करना है? इस कॉपर वेसल में बहुत सारा पानी फिल कर देना है और जो भी पानी हमने लिया है उस वाटर का मास वी शुड नो कि मास कितना है वाटर का. देन जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो हमें पता है कितनी होती है. देन इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का दैट वी शुड नो. तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर ले रखा है वाटर का दैट इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. तो हमने 30 डिग्री सेल्सियस ले रखा है. अब
हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड आउट करना है, और वी आर टेकिंग दैट ऑब्जेक्ट एज अ हॉट बॉडी, मतलब उसका टेम्परेचर इस पानी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में हमने ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे मटेरियल को रखा, एक हॉट बॉडी को रखा है, और इसका टेम्परेचर है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को पता करनी है, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये हम पहले से फाइंड आउट करके रखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कैलोरीमेट्री का मेथड कहता है जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, जब हम इसको पानी पे रखेंगे जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब वहाँ हीट का ट्रांसफर होता है। तो इस ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर होगी वाटर के अंदर। अब जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि वाटर और ऑब्जेक्ट दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना आ जाए। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे और बाकी सोर्सेस की वजह से बिल्कुल भी हीट लॉस नहीं होगा, सारा का सारा जो हीट लॉस किया है ऑब्जेक्ट ने वो पूरा का पूरा वाटर में गेन हो जाएगा। अदर चीजें भी होती है जिनकी वजह से हम इसको एग्जैक्टली हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन नहीं कहते, देर आर अदर लॉसेस ऑल्सो। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ ये 40 डिग्री पे था, इसने कुछ लूज किया, पानी 30 डिग्री पे था, इसने कुछ गेन किया, तो यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर जिस पे ये दोनों जाके इक्वल हो गए और अब कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो टेम्परेचर जो हमारे पास में आया दैट इज व्हाट, दैट इज 35 डिग्री। तो हम वाटर का फाइनल टेम्परेचर ले लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, और जो ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब हम डेल्टा क्यू का फॉर्मूला भी जानते हैं। डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, where m is the mass of the object, s is the specific heat of the object, and delta t is the temperature difference. अब जितना हीट यहाँ पे लॉस हुआ उतना ही हीट गेन हुआ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हम कहते हैं हीट लॉस्ट, द हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू द हीट गेन्ड, ये दोनों रहेगा। लॉस किसने किया है हीट को, जो ऑब्जेक्ट है जो हमने रखा था पानी के अंदर उसने लूज किया हीट को, तो हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस पहले टेम्परेचर कितना था 40 था और बाद में कितना हो गया 35 हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट गेन की है वाटर ने, तो हम यहाँ पे लेंगे मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल करना है अपने को। फाइनल टेम्परेचर 35 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 40। अब यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो आप देखो डेल्टा क्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हीट का लॉस हो रहा है, तो वो जो नेगेटिव साइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि देयर इज लॉस ऑफ हीट, तो आपको उस नेगेटिव साइन को लॉस के हिसाब से यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या आ गया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, m ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। और ये जो इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम जो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, स्पेसिफिक हीट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। डेल्टा टी से डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है, मास ऑफ वाटर पता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि जो हमारा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि हीट जितना गेन होगा उतना ही हीट लॉस होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। देखो हमने अभी तक
सॉलिड्स वगैरह की स्पेसिफिक हीट की बात की थी, हमने लिक्विड्स के स्पेसिफिक हीट की बात की, और वहाँ पे कहा कि जितना हीट रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस को, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को यूनिट डिग्री ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी हीट की जरूरत होती है वही हमारा स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो अब यहाँ पे गैस में भी वही सेम डेफिनेशन लागू होगी कि हमारे पास में कोई पर्टिकुलर 1 ग्राम ऑफ गैस है और हम उसका यूनिट डिग्री से टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं, तो यूनिट डिग्री से टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें जितना हीट का रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। अब यहाँ पे फर्क क्या आता है, यहाँ पे फर्क ये आता है कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनका ना कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है। तो जब एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट कम है तो उनमें जितना भी हीट हम देते हैं वो मोस्ट ऑफ द हीट उनके टेम्परेचर को रेज करने में जाती है। लेकिन जैसे ही हम गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती है। चीज़ें कैसे बदलती है, क्योंकि जो गैसेस हैं उनका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी हीट हम इनको प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर को रेज कराने में, वो हीट इसको एक्सपेंड कराने में भी यूज होगी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने में भी यूज होगी। तो इसलिए हम जब भी स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस बोलते हैं तो कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू वहां पे नहीं देते, एक सिंगल वैल्यू नहीं देते। ये जो वैल्यू है वो वेरी करती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी इन्फिनिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो हमारे पास में ये 4 केस आते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के। हम उन्हीं 4 केसेस को यहाँ पे देखेंगे, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव, कब इन्फिनिटी और कब 0 होगी। नाउ लेट्स कंसीडर द 4 केसेस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास। वी ऑल नो दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T। यहाँ से अगर मुझे स्पेसिफिक हीट चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट। अब इसमें हम पहला केस लेते हैं। केस 1 कह रहा है कि हमने कोई भी एक सिलेंडर लिया, उस पर पिस्टन लगा रखा है और अब उसके अंदर गैस भरी हुई है और हमने उसको सडनली कंप्रेस करा। अब आप देखो, जब हम किसी भी गैस को सडनली कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर हम गैस को एक्सपेंड करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, कंप्रेस करने पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक्सपेंड करने पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो हमने क्या किया, जो भी सिलेंडर था उसमें पिस्टन को सडनली कंप्रेस किया। सडनली कंप्रेस करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया बट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी हीट फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से कोई हीट नहीं आई। जब बाहर से कोई हीट नहीं हमने प्रोवाइड की, इसका मतलब डेल्टा Q किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम डेल्टा Q की जगह 0 पुट करते हैं तो मेरे पास में S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो केस नंबर 1 में 0 है, जब हमने गैस को सडनली कंप्रेस किया और आउटसाइड से कोई भी हीट उसको प्रोवाइड नहीं करी। नाउ लेट्स कंसीडर द सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब हम जो हमारी गैस है उसको बाहर से एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं। हमने हीट दिया उसके अंदर, लेकिन साथ साथ में वो एक्सपेंड भी कर रही है। तो जो एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं उसकी वजह से उसका टेम्परेचर रेज कर रहा है, लेकिन क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है। अगर ये जो उसका टेम्परेचर रेज करने की रेट और टेम्परेचर फॉल करने की रेट दोनों बराबर हो जाए तो उस वाले केस में उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस ही नहीं, जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना ही वो वापस घट जा रहा है। तो अगर दोनों की रेट हमने सेम कर रखी है, मतलब एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक्सपेंशन का जो रेट है दैट इज ऑल्सो सेम, तो उस केस में हम जो भी हीट देंगे वो सारी की सारी हीट उस
जो भी हीट हमने दी उसकी वजह से जो टेम्परेचर में रेज आया, सेम टू सेम एक्सपेंड करने पे जो टेम्परेचर में फॉल आया, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो दोनों इक्वल होने वाली केस में जो डेल्टा टी है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे S किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा Q डिवाइड बाय M इंटू डेल्टा टी। अब हम डेल्टा टी की जगह 0 वैल्यू पुट करते हैं। अगर डेल्टा टी की जगह 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एज इंफिनिटी। सो दिस इज द केस नंबर 2 जिसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस की वैल्यू इंफिनिटी आती है। तो पहली में एक्सटर्नली कोई हीट हमने प्रोवाइड नहीं करी, डेल्टा क्यू 0 था, एकदम से कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर में रेज हो गया, वहां पे 0 वैल्यू आई। दूसरे केस में जिस रेट से हमने हीट दी उसी रेट से हमने गैस को एक्सपेंड भी करवाया, तो जितना टेम्परेचर रेज हुआ उतना ही फॉल कर गया, तो डेल्टा टी 0 आया। इट मीन्स द स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है, केस नंबर 3। केस नंबर 3, थर्ड केस में क्या किया जा रहा है, जो हीट देने की रेट है दैट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब हम बाहर से एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं लेकिन जो गैस एक्सपेंड कर रही है उसकी रेट स्लो है। तो रेट स्लो होने की वजह से क्या होगा, हमने जो हीट दी उसकी वजह से टेम्परेचर रेज करेगा और जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से टेम्परेचर फॉल होगा। लेकिन हीट देने की रेट ज्यादा है, ज्यादा रेट होने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा कर रहा है इन कंपैरिजन टू द फॉल इन द टेम्परेचर। तो इस वाले केस में जो हमें इस डेल्टा टी की एक वैल्यू मिलती है वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और इस केस में जो स्पेसिफिक हीट हमें मिलता है दैट इज ऑल्सो ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास में थर्ड केस आया। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। केस नंबर 4 में हम एक्सटर्नली हीट तो दे रहे हैं लेकिन साथ में एक्सपेंशन भी हो रहा है। अब जो हीट देने की रेट है दैट इज स्लोअर देन द रेट ऑफ एक्सपेंशन। तो हम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंशन होने से टेम्परेचर घटेगा। अब हमारी हीट को देने की रेट कम है और एक्सपेंड करवाने की जो रेट है दैट इज ग्रेटर। तो फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और इंक्रीज इन टेम्परेचर कम हो रहा है। तो उस केस में डेल्टा टी जो हमें मिलता है दैट इज ऑफ नेगेटिव वैल्यू, इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट भी नेगेटिव वैल्यू में मिलती है। तो यहां से हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के लिए 4 वैल्यूज हमें मिल सकती है। एक तो 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो आप, पॉजिटिव 0 जो है, बाकी नेगेटिव्स में भी इसकी वैल्यू होती है। चलो अब आ जाते हैं हम टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। यहाँ पे ये हीट है, टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस। पहली है हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरी है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दो को हम पढ़ते हैं। जो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है उसे हम CV के नाम से जानते हैं, जो एट अ कांस्टेंट प्रेशर है उसे हम CP के नाम से जानते हैं। एक सेकेंड, दिस इज CV and 1 we have the CP। तो स्मॉल वाले लिए हैं। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो हम उसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो दैट विल बी आल्सो कैपिटल C इंटू P। स्मॉल c और स्मॉल p है, इसका मतलब हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। बहुत ही इजी सा है। वही जितना हीट हमें रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ गैस का 1 यूनिट से टेम्परेचर रेज करने में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह देते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख रखा है तो जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज कराने में, तो दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों बहुत ही इजी से हैं, बस आपको एक जगह कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर देना है, एक जगह कांस्टेंट प्रेशर ऐड कर देना है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। यहाँ पे लिखी हुई भी है डेफिनेशन। देन मोलर स्पेसिफिक हीट। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हम 1 ग्राम ले रहे थे वहां पे आप क्या ले लोगे, 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस, बस इतना सा डिफरेंस है।
मतलब अगर 1 ग्राम मोल ऑफ गैस है, उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी हीट रिक्वायर्ड है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी नॉन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है तो दैट विल बी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये 4 वैल्यूज आई, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मोलर स्पेसिफिक हीट, नॉर्मल स्पेसिफिक हीट, बहुत बेसिक सा छोटा छोटा सा डिफरेंस है, वो आप ध्यान रखना। 1 ग्राम मोल ले लेना मोलर जब भी आए, अदरवाइज सिर्फ 1 ग्राम लोगे तो हमें स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर ऐड करना रहेगा। तो ये 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस हमें मिलती है। Cp इज ग्रेटर देन Cv, मतलब प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और इनका जो डिफरेंस आता है Cp माइनस Cv, ये हमारा R के बराबर आता है। और इसको जब मैं आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगी तो मैं इस चीज़ को प्रूव भी करूंगी, तो अभी हमारे को इसका प्रूफ नहीं करना। अभी सिर्फ हम ये जानते हैं कि आखिर Cp Cv से ज़्यादा क्यों होता है। देखो, जब हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो वहाँ पे जो भी हीट हमें रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी, वो गैसेस के एक्सपेंशन के काम नहीं आती। तो मतलब जो भी हीट हमने दी वो सारी की सारी किस काम आ रही है, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आ रही है। या फिर आप कह दो जो टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर को रेस करने के काम में हमारी स्पेसिफिक हीट आ रही है व्हेन देयर इज कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस के एक्सपेंशन में हम कोई भी हीट यहाँ से यूज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं तो उस केस में कुछ पार्ट जो हमारा है हीट का वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम आएगा, और कुछ पार्ट जो है वो उस गैस के एक्सपेंशन में काम आएगा। तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें गैस के एक्सपेंशन के लिए भी हीट चाहिए और हमें उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए भी हीट चाहिए। तो इसलिए जो Cp है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv एंड Cp माइनस Cv जो है दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, गैस कांस्टेंट जो है। इसके बाद एक गामा हम यहाँ पे लेते हैं, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। So this is the ratio of molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume। तो इन दोनों के रेशियो को बताता है। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट में ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये मैंने लिया है Cp डिवाइड बाय Cv। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी मॉलिक्यूलर मास इनटू Cp एंड Cv विल बी इक्वल टू m इंटू Cv। तो अगर इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, अगेन वी विल गेट द Cp अपॉन Cv। तो इसको भी करके देख लेते हैं। गामा इज इक्वल टू कैपिटल Cp डिवाइड बाय कैपिटल V, दिस इज m Cp डिवाइड बाय m Cv। ये कैंसिल हो गया, अगेन वी हैव गॉट गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ये जो गामा है इसके क्वेश्चंस भी हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी वहाँ पे थोड़ा सा जो डिटेल है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम डिटेल में बताऊंगी। बट अभी तुम ध्यान रखो गामा रेशो होता है Cp अपॉन Cv का, और Cp इज ग्रेटर देन Cv, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। थैंक यू।